डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गोवा में 100% लोगों को कोविड का पहला टीका लगने के बाद लाभार्थियों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ की बातचीत। कहा, गोवा के किसानों और मछुआरों के हित में केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर किया है काम। केंद्रीय कृषि मंत्री ने हैदराबाद में किया पोषक अनाज हितधारक महासम्मेलन का शुभारंभ। कहा, नई पीढ़ी खेती की ओर बढ़ाए कदम, खेतों में बढ़े सुविधाएं, किसानों को अपनी कृषि उपज बेचने के लिए देश भर में मिले खुला बाजार। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का करेंगे शुभारंभ। जबलपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। भारत ने तीव्र, निरंतर और गहन उत्सर्जन कटौती की जरूरत पर दिया बल। अमेरिका द्वारा ऊर्जा और जलवायु विषय पर आयोजित मेजर इकोनॉमीज फोरम में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत समस्या का हिस्सा नहीं बल्कि जलवायु संकट के समाधान का बनना चाहता है हिस्सा। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा, सरकार ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देकर गांव में युवाओं के लिए रोजगार करेगी सृजित। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गोवा में 100% लोगों को कोविड का पहला टीका लगने के बाद लाभार्थियों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि गोवा के किसानों और मछुआरों के हित में केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर बहुत काम किया है। पीएम सम्मान निधि के जरिए किसानों के खातों में सीधे राशि पहुंचाई गई। हर गरीब, हर किसान, हर मछुआरे साथी तक मदद पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। महीनों महीनों से गोवा के गरीब परिवारों को मुफ्त राशन पूरी ईमानदारी के साथ पहुंचाया जा रहा है। मुफ्त गैस सिलेंडर मिलने से गोवा की अनेक बहनों को मुश्किल समय में सहारा मिला है। गोवा के किसान परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि से करोड़ों रुपए सीधे बैंक अकाउंट में मिले हैं। टीकाकरण अभियान में पर्यटन क्षेत्र से जुड़े राज्यों को प्राथमिकता देने को अहम बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के पर्यटन स्थलों का खुलना बहुत जरूरी था। पीएम ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है। कोरोना काल में ही यहां के छोटे किसानों को मिशन मोड पर किसान क्रेडिट कार्ड मिले हैं। यही नहीं, गोवा के पशुपालकों और मछुआरों को पहली बार बड़ी संख्या में किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिली है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत भी गोवा में रेहड़ी, पटरी और ठेले के माध्यम से व्यापार करने वाले साथियों को तेजी से लोन देने का काम चल रहा है। गोवा के टूरिज्म सेक्टर को आकर्षक बनाने के लिए वहां के किसानों, मछुआरों और दूसरे लोगों की सुविधा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डबल इंजन की सरकार की डबल शक्ति मिल रही है। विशेष रूप से कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर गोवा में अभूतपूर्व काम हो रहा है। पोषक अनाज हितधारक सम्मेलन का शुभारंभ हैदराबाद में हुआ। हैदराबाद में 2 दिवसीय पोषक अनाज हितधारक महासम्मेलन का शुभारंभ हुआ है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस सम्मेलन का शुभारंभ किया। पोषक अनाज हितधारक सम्मेलन का 2 दिवसीय आयोजन हैदराबाद में किया जा रहा है।
इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के परिप्रेक्ष्य में पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया गया। इस मौके पर तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य बदलाव लाकर देश को दुनिया में सिरमौर बनाना है। कृषि मंत्री ने कहा कि देश बदलता हुआ आगे बढ़ता हुआ दिखे और देश को दुनिया में सिरमौर बना सकें, ये प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। देश के करोड़ों लोगों को कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर योगदान देना है। 71,000 से ज्यादा पौधे रोपे गए। हर एक केवाईके में कन्याओं को पोषक अनाज से बने व्यंजन और किसानों को बीजों का वितरण किया गया। तोमर ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था 21वीं सदी भारत की होगी। अब मोदी जी के नेतृत्व में भारत के उत्कर्ष का समय आ चुका है। तोमर हर व्यक्ति को अपनी पूरी योग्यता क्षमता के साथ भारत के नवनिर्माण और आत्मनिर्भर भारत बनाने में योगदान देना चाहिए, केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा। तोमर ने कहा कि नई पीढ़ी खेती की ओर कदम बढ़ाए, खेतों में सुविधाएं बढ़े, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार की कोशिश किसानों को अपनी कृषि उपज बेचने के लिए देश भर में खुला बाजार मिले। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हों और टेक्नोलॉजी से भी जुड़ सकें, सरकार का प्रयास है। ऐसे उद्देश्यों के साथ नए कृषि सुधार कानून लाए गए हैं, ये कहना है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। देश में 10,000 नए एफपीओ बनाने पर केंद्र सरकार 6,850 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। एफपीओ से 86% छोटे मंझोले किसानों के जीवन में बदलाव आएगा। साथ ही किसानों को वाजिब दाम मिल सके और किसानों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 10 अगस्त को उज्ज्वला रसोई गैस योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की थी। उज्ज्वला 2.0 का लक्ष्य योजना के दूसरे चरण में देश में 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को चूल्हे के धुएं से छुटकारा दिलाना है। अमित शाह जबलपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अमित शाह आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अमर शहीद शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह स्मृति में वनवासी सम्मेलन में भी शामिल होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा ऊर्जा और जलवायु विषय पर ऑनलाइन आयोजित मेजर इकोनॉमीज फोरम में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना एक साझा वैश्विक चुनौती है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि विकसित देशों से विकासशील देशों को कम लागत वाली प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और जलवायु वित्त के वादों को बिना किसी देरी के पूरा किया जाना चाहिए। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि विश्व जनसंख्या में भारत का हिस्सा 17% है, लेकिन ऐतिहासिक संचयी उत्सर्जन में देश का हिस्सा सिर्फ 4% है। भूपेंद्र यादव ने इस बात पर जोर दिया कि यह स्पष्ट है कि भारत समस्या का हिस्सा नहीं है, बल्कि जलवायु संकट के समाधान का हिस्सा बनना चाहता है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्र सरकार देश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। पर्यटन मंत्रालय की इस पहल से ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने में कितनी मदद मिलेगी, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट से। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी क्रम में भारत सरकार पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए प्रयास कर रही है। अभी हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय पर्यटन एवं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट। आइए जानते हैं किस तरह आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ेगी। पर्यटन विदेशी राजस्व कमाने का बहुत बड़ा जरिया है, रोजगार और अन्य तरह की सुविधाएं भी इससे देश के नागरिकों को मिलती है। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, ऐसे में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के संदर्भ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? पर्यटन का क्षेत्र इस समय अगर हम कहें कि थोड़ा सा उसमें कमी आई है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यही नहीं, पूरे विश्व में हुआ है। इसके बावजूद हमारे देश में इस समय पर्यटन ने अच्छा जोर पकड़ा है। अभी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, हम एक एंथम बना रहे हैं आजकल। जो जिस तरह से नेशनल एंथम होता है उसी तरह का हम एक एंथम बना रहे हैं, देखो अपना देश, इस टाइप से इसकी थीम पर वो हमारा शीघ्र रिलीज होने वाला है। और हम अपनी 75 माताओं बहनों को पूरे देश से इंट्रोड्यूस कराएंगे, ऐसी माताएं बहनों को जो पर्यटन के क्षेत्र में उन्होंने ज़बरदस्त काम किया है। इसी तरह से हम जो 75 हमारी धरोहर हैं, तो 75 धरोहरों के पास हम देश की जनता को ले जाके इंट्रोड्यूस कराएंगे। नॉर्थ ईस्ट में हम लोग फोकस कर रहे हैं अभी, जब तक बाहर खुलता नहीं है। टूर ऑपरेटर्स हैं, इनके साथ भी हम
75 इवेंट करने की सोच रहे हैं। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने पर सरकार ध्यान दे रही है, वन पर्यटन को बढ़ावा देने पर ध्यान दे रही है। बहुत सारे ऐसे अनछुए पहलू हैं जो देश की विविधता में एकता का काम करते हैं और विदेशी सैलानियों को आकर्षित करते हैं। तो इस तरह का पर्यटन बढ़ने से रोजगार की संभावनाएं कितनी बढ़ सकती है? बहुत ज़्यादा रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही हैं। इस समय हमने ग्रामीण पर्यटन पर भी विशेष ध्यान दिया है। जिस गांव में रहता है उसका कल्चर क्या है, वहाँ के रीति रिवाज यानी कि बोली भाषा और जो वहाँ का डायलेक्ट है, वहाँ के जो लोकल फोक्स हैं, सब चीज़ें उनको हम वहाँ पर लोगों को दिखाएंगे और गांव का परिवेश क्या है, वहाँ का खान पान क्या है। अभी हमने काफ़ी जगहों पर खोज भी करनी प्रारंभ करी है और अच्छे इसके रिजल्ट्स आए हैं। बॉर्डर टूरिज्म है तो हम समझते हैं जो बॉर्डर एरियाज़ खाली होते जाती हैं, लोग पलायन करते हैं रोज़गार में, अगर वहीं रोज़गार मिलता है तो फिर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मैंने कश्मीर में देखा हॉर्टी टूरिज्म का भी काम कर रही है और नर्सरी के जो पौधे होते रहेंगे बाहर भी जाएंगे, उनकी जगह रिप्लेस भी करते जाएंगे। बहुत अच्छा मुझे लगा, वहाँ जाके देखा हमने। तो इसी तरह से कई किस्म के क्षेत्र जो अभी टूरिज्म के नाम से जाने नहीं जाते हैं वैसे ही लेते हैं, तो उनको हम लाइमलाइट में लाकर पूरे देश के युवकों के सामने में, और जो इसको इंडस्ट्री के रूप में चलाते ही हैं टूरिज्म को, और जो इसके प्रति लगातार एक उनके मन में रहती है और आगे बढ़ें और आगे बढ़ें, करते रहते हैं लगातार जो काम कर रहे हैं, उनको भी इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। तो ये रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट, जिनका मानना है कि देश के अनछुए पर्यटन से जुड़े पहलुओं को उजागर कर सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। निश्चित तौर पर सरकार की इस पहल से न केवल विदेशी सैलानियों के देश में आने से भारत को विदेशी मुद्रा अर्जित होगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाएं बढ़ने से देश को आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद मिलेगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन अनिल के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा मत्स्य पालन राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने तमिलनाडु के तिरुवोटियूर में मत्स्य केंद्रों का दौरा किया। तिरुवोटियूर में मत्स्य पालन ढांचागत विकास कोष के अंतर्गत मछली पालन केंद्र परियोजना चलाई जा रही है। 200 करोड़ का यह प्रोजेक्ट इस साल के अंत तक पूरा होना है। उन्होंने राज्य मत्स्य विभाग के अधिकारियों के साथ चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने उन्हें परियोजना की स्थिति से भी अवगत कराया। इस योजना में मछली पकड़ने के बंदरगाहों, मछली लैंडिंग केंद्रों, मछली बीज संयंत्रों और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के निर्माण जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास करना शामिल है। डॉक्टर मुरुगन ने मछुआरों से भी बातचीत की। एल मुरुगन ने कहा कि सरकार मत्स्य केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। We are consulting with the fishermen. Whatever the fishermen's giving feedback, we are taking the feedback. This bill still is in consultation. We are taking criminalization for the foreign vessels. So foreign vessels we cannot allow. Our fishermen, I am concerning my fishermen. और अब बात करते हैं मंडी भाव की। घरेलू स्तर पर इस साल धान की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020 और 21 के दौरान देश में कुल धान की रिकॉर्ड पैदावार 122.27 मिलियन टन रहने का अनुमान लगाया गया है। ये बीते 5 सालों के 112.44 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 9.83 मिलियन टन अधिक है। वहीं इन दिनों देश भर में धान की खेती चल रही है। बीते कुछ समय से पीछे चल रही धान की बुवाई में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। धान का रकबा बीते साल से 61,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 3 सितंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार धान की कुल बुआई 4,01,15,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 4,54,000 हेक्टेयर में हुई थी। देश से होने वाले गैर बासमती चावल के निर्यात में साल की शुरुआत में अच्छा इजाफा हुआ है। हालांकि बासमती चावल के निर्यात में कुछ कमी आई है। साल 2021 के अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात घटकर 14,31,516 टन का हुआ है, जो बीते साल इस दौरान 16,80,864 टन का रहा था। जबकि गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो इसमें इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। बीते 4 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात 17 लाख टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2021 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान
देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 52,69,027 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की सामान्य अवधि के दौरान निर्यात महज 30,31,616 टन का ही हो पाया था। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चरामा मंडी में 16 सितंबर को धान का भाव रहा 1,500 रुपए क्विंटल। 17 सितंबर को इसका भाव 50 रुपए टूटकर 1,450 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचा। वहीं तेलंगाना की हुजूरनगर मंडी में दोनों दिन धान का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। 16 सितंबर को धान का भाव 1,888 रुपए, 17 सितंबर को भी इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,888 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहे। कर्नाटक की बंगरपेट मंडी में 17 सितंबर को धान का भाव रहा 2,000 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की लखीमपुर मंडी में 17 सितंबर को धान का भाव 10 रुपए की नरमी के बाद 1,460 रुपए क्विंटल हो गया। 16 सितंबर को इसका भाव 1,470 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया था। वहीं राज्य की ही नौगढ़ मंडी में 16 सितंबर को धान का भाव रहा 1,650 रुपए क्विंटल, जो कि 17 सितंबर को 100 रुपए टूटकर 1,550 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचा। बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही खरीफ उड़द की खेती में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही उड़द की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 9,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 3 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार उड़द की बुआई 37,94,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 37,85,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं खरीफ दलहनी फसलों की बुआई भी बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही थी, लेकिन अब इसके रकबे में कुछ बढ़त दर्ज की गई है। दलहनी फसलों में शामिल अरहर, मूंग, उड़द के अलावा अन्य फसलों का रकबा 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 3 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 1,36,85,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,35,26,000 हेक्टेयर रही थी। दलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल देश में दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार 25.72 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो बीते 5 सालों के मुकाबले 21.99 मिलियन टन है, जो औसत पैदावार की तुलना में 3.73 मिलियन टन से ज्यादा है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को उड़द की आवक सीमित रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जसदण मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहाँ 16 और 17 सितंबर को उड़द बिना किसी उतार चढ़ाव के 6,000 रुपए पर बिकी। यहीं की धोल मंडी में 17 सितंबर को उड़द का भाव रहा 6,345 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की विजयनगर मंडी में 16 सितंबर को उड़द का भाव रहा 6,825 रुपए। 17 सितंबर को इसके भाव में 1,245 रुपए की भारी गिरावट दर्ज हुई और भाव 5,580 रुपए पर आ गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में उड़द के सौदों में 50 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 17 सितंबर को उड़द का भाव रहा 8,450 रुपए, जो 16 सितंबर को 8,500 रुपए था, जबकि यहीं की महोबा मंडी में 16 सितंबर को उड़द का भाव रहा 6,250 रुपए, जो 17 सितंबर को 10 रुपए बढ़कर 6,260 रुपए हो गया। अब मंडी खबर के बाद आइए अब बात करते हैं मौसमी फसलों की और देखिए ये रिपोर्ट।
मौसम को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के उच्च पहाड़ी शीतोष्ण शुष्क क्षेत्र के किसान पॉली हाउस में लगे टमाटर और मटर की तुड़ाई करें। साथ ही यहाँ के किसान खीरे की तुड़ाई कर सुरक्षित स्थान पर रखें। वहीं जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती क्षेत्र में फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी में बुआई जारी रखें। यहाँ के किसान नर्सरी को उचित जल निकासी प्रदान करें। जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती क्षेत्र में जड़ वाली फसलों जैसे गाजर और मूली की बुआई भी कर सकते हैं। घाटी क्षेत्र में धान की फसल का खास ख्याल रखें। उचित जल निकासी का प्रबंध बनाए रखें ताकि फसल को बारिश के पानी से नुकसान न पहुंचे। अगर बात करें उत्तराखंड की तो पहाड़ी क्षेत्र में अदरक और बाजरा की फसल को बारिश के पानी से बचाएं। भारी बारिश के कारण फसलों के जमीनी स्तर के पास तने को झुकने से रोकने के लिए पौधों को एक साथ बांधें और फसल में जल भराव न होने दें। वहीं दिल्ली और आसपास के किसान बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की बुआई करें। साथ ही यहाँ के किसान पालक, गाजर और मूली की बुआई कर सकते हैं। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। बाजार में बेबी कॉर्न की काफी मांग है। ये अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में काफी मशहूर है। अब भारत के शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे दो तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 1.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। ओडिशा में धान की फसल में बालियां बनने का समय है। इन दिनों किसानों को ध्यान रखना है कि धान के खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर पानी का स्तर बनाए रखें। ओडिशा में मूंगफली की फसल 3 से 4 हफ्ते की होने पर निराई गुड़ाई का काम करें। यहाँ सितंबर महीने के अंत तक टमाटर की नर्सरी लगाने का काम करें। ओडिशा में गन्ने की फसल को गिरने से बचाने के लिए 5 से 6 गन्नों को आपस में बांध दें। साथ ही बागानों और नर्सरी से खरपतवार निकालें। महाराष्ट्र के रत्नागिरी, रायगढ़, थाने, पालघर और आसपास के जिलों में धान की फसल में 3 से 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें और नाइट्रोजन उर्वरक की दूसरी डोज दें।
रागी की फसल में भी जरूरत के हिसाब से उर्वरक की दूसरी डोज डालें। साफ मौसम के दौरान खेतों में निराई गुड़ाई का काम करें। मध्य महाराष्ट्र में मूंग की फलियां 75% सूखने पर पहली तुड़ाई कर ले। इसके बाद दूसरी तुड़ाई 8 से 10 दिन बाद करें। साफ मौसम में मक्का की फसल में उर्वरक डालें। धान की फसल में नीले या काले रंग के भोरे जैसे दिखने वाले कीट की निगरानी करें। धान की फसल में पत्ती लपेटक रोग भी लग सकता है। वहीं राजस्थान में फसल ज्यादा घनी हो गई हो तो उसमें से कमजोर पौधों को उखाड़ दे ताकि मिट्टी में मौजूद नमी और पोषक तत्वों का सही इस्तेमाल हो सके। ये मौसम मूंग और मूंगफली में रोग लगने के लिए अनुकूल है। इन दिनों मूंग में सफेद मक्खी और तना चूसक की निगरानी करते रहें। वहीं मूंगफली की फसल में दीमक और कीड़ों की निगरानी करें। राजस्थान में ग्वार की फसल में तना चूसक लगने का खतरा है। पूर्वी राजस्थान के जिन इलाकों में ज्यादा बारिश हो रही है वहां खेतों में फालतू पानी जमा ना होने दें। शलजम को वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकासी की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर यानी आधे से पौना हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, ऑल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीट भी हमला कर सकते हैं। और इसी के साथ किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। आपकी ये बहन हमेशा आपकी ताकत बनेगी। मैनू प्यार हो गया, इज़हार हो गया। दो परिवारों की दुश्मनी में हमारा प्यार कैसे जिंदा रह सकता है? एक को काटो, खून दूसरे का बहेगा। जो आज खुशियाँ मना रहे हैं, कल मातम मनाने के काबिल भी ना रहे। लाटो